बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात को लेकर डेडलॉक बरकरार है और अब तक 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं मगर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और अब तो मामलात और मुज़ाकरात ख़त्म होने की बातें भी होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बादल एक बार फिर से मंडलाना शुरू हो गए हैं। हुकूमत पीटीआई से चार्टर ऑफ डिमांड के लिए इसरार कर रही है, जबकि पीटीआई इमरान खान से लगातार मुलाकात का मुतालबा कर रही है। अब से कुछ देर पहले आपने और हमने देखा कि पीटीआई की सीनियर लीडरशिप की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुतालबा किया गया है कि हमारी आज़ादाना माहौल में मुलाकात करवाई जाए। जबकि बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि हमारे 2 मुतालबात वाज़ेह हैं, जिनमें बानी पीटीआई के साथ डील न होने का आज़म भी शामिल है। तो ऐसे में सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि जहां एक तरफ मुज़ाकरात की संजीदगी के हवाले से सवाल निशान लग उठे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ एक और अहम मामला कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस की समाअत भी हुई आज। और इस मौके पर गुफ्तगू भी जब हम करेंगे तो सवाल हमारा ये भी होगा कि आईनी बेंच सिविलियंस की ट्रायल की तौसीक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जो जजेस साहिबान हैं उन्होंने बड़े ही डिफरेंट जो हैं वो कॉमेंट्स पास ऑन किए हैं आज की समाअत में, जिससे ऐसे लग रहा था कि सिविलियंस का जो केस है वो किसी हद तक मजबूत है इस असना में कि उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। बहरहाल, इससे हटकर अगर हम मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात का जिक्र करें तो वजीर खजाना ने दावा यह किया है कि विफाकी इदारों की 1.5 लाख असामियां खत्म कर दी गई हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम को खुशखबरी भी सुनाई है कि यूएई ने $2 अरब का कर्जा रूल ओवर कर दिया है। ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, इस पर भी प्रोग्राम में हम आगे चलकर इंशाल्लाह बात करेंगे। प्रोग्राम में इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के लिए प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं सीनियर सहाफ़ी करिश्मा नज़ीर साहब, माजिद निज़ामी साहब, अनवर रज़ा साहब, और अब से कुछ देर में हमें वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। स्टार्टिंग विद यू रिजवान रज़ी साहब, बड़ा अजीब सा लग रहा है। अतातारा साहब कह रहे हैं कि पेशरफ्त हो रही है, जो हुकूमती वज़ीर आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए उसको देखकर ऐसे लग रहा है कि मामलात झुके तो हैं, क्योंकि सैटरडे संडे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है कि वो जो एलामिया पढ़कर सुनाया गया था और बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी इरफान सिद्दीकी साहब की भी, कि जो कहा जा रहा है कि भाई मुलाकातें वगैरह करवाई जाएंगी, और आपने खुद भी कहा था कि हाँ मुलाकातों का कहा गया तो मुलाकातें करवा दी जाएंगी, लेकिन सर वो मुलाकातें हो नहीं रही। तो दोनों फ़िरक़ैन की संजीदगी या गैर संजीदगी पर सवालिया निशान उठाया जा सकता है, या किसी एक फरीक की आपको लग रहा है कि संजीदगी इन मुज़ाकरात में उतनी बेहतर अंदाज में हमें नज़र नहीं आ रही? मैं दोनों फ़रीक़ैन की संजीदगी या गैर संजीदगी पे सवाल उठाने की बजाय पहले अपनी यानी कि मीडिया की गैर संजीदगी के ऊपर सवाल उठाना चाह रहा हूँ। जी जी। और वो ये है कि दोनों फ़रीक़ैन 2 दफ़ा बैठे और दोनों दफ़ा उन्होंने बाहर निकल के जो गुफ्तगू की है वो पॉजिटिव गुफ्तगू थी, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो उस गुफ्तगू के यानी कि उनकी मीटिंग के बाद जितना टाइम बढ़ता जाता है, लिंगर ऑन होता जाता है, हाँ। उतनी ज्यादा उसके अंदर नेगेटिविटी, स्पेकुलेशन, तवक्कुआत और तवक्कुआत का पूरा ना होना आता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि मीडिया भी 24/7 मॉन्स्टर तो है, उसको हर वक्त चलने के लिए कोई ना कोई मसाला और चाट मसाला तो चाहिए। तो वो फिर मीटिंग होती है, फिर मीटिंग के बाद जब वो बरामद होते हैं, 2 दफा हमारे साथ ये हो चुका है, अब 3री दफा होना है आज या कल में, जब अगला मेरे ख्याल परसों में होगा जब वो अगला सेशन बैठेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि कुछ ज़ेब दास्तान की भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम पिछले 2 रोज़ में 2 जो ट्वीट्स आई हैं बानी की जेल से, ज़ाहिर है कि उन्होंने कभी अपने ट्विटर हैंडल को डिसोन नहीं किया, ठीक है, और उसके अंदर जो ज़ुबान है उसमें हमें बानी जो है या उनके अंदर जो बयानियां हैं या उसके अंदर जो इल्जामात की फहरिस्त है, मैं चाहूंगी कि वो 2 ट्वीट्स इनका आप हवाला दे रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएं, क्योंकि बहुत सारी ट्वीट्स उनके अकाउंट से आती रहती हैं। हाँ, उसमें ना उन्होंने वो 71 से वो वाला बयानिया भी दोहरा दिया उसके अंदर, जिसके ऊपर पहले बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ था या तनकीद हुई थी। उन्होंने मौजूदा सियासी क़यादत जिनसे उनका नामजद करदा वफ्द जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है, उनको भी उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश की है कि वो क्या है। अच्छा, मुझे आपने कहा ना कि जिनसे उनका वफ्द मुज़ाकरात कर रहा है उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश की है, तो सर औकात का आलम तो फिर हम यहाँ से भी देख लेना कि कहा यह गया था कि आप हमारी मुलाकात करवा दीजिए, जो कि मुज़ाकराती कमेटी है,
कल भी जो है वो इंतजामिया से राबता किया गया, जो जेल इंतजामिया है। ये गवर्नमेंट एक मुलाकात का तो बंदोबस्त करवा नहीं रही, फिर ये कहती है कि आए हमसे मुज़ाकरात करें, बैठे बात करते हैं। तो सर अभी सिर्फ मुलाकात नहीं करवा पा रही, तो उससे ज्यादा फिर और क्या इनसे एक्सपेक्ट किया जाए? कंडीशनल मुलाकात चाह रहे हैं ना, वो ये चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात ऐसी जगह पे करवाई जाए जहां पे कोई करीब तरीन कोई तीसरा जीरो ना हो, तो हम हों। क्या है इसमें? और नहीं, ये जेल मैनुअल के खिलाफ है ना। जब नवाज शरीफ साहब जेल में होते थे और जुमेरात का एक दिन उनकी मुलाकातों के लिए मखसूस था, सही। तो वहां पे 2 जेल के हुकाम बावर्दी होके, बल्कि एक तो उनके साथ वाली कुर्सी पे बैठा करते थे। ठीक है। तो इसलिए अब इसमें से वो प्रोविजन निकालनी पड़ेगी ना कि किसके तहत उनको, और फिर कौन सी जगह के ऊपर वो मुतमईन हो सकते हैं। ठीक है। जेल के अंदर जो है वो हर तरफ दीवारें हैं, हाँ। हर तरफ मेरा मतलब है दरख्त लगे हुए हैं, तो वो किसी के ऊपर भी शकूक व शुबहात का, ऐसी कौन सी जगह हो जिस पे वो राजी हो जाए। तो इस पे इस बात को तो है कायगिन हुकूमत नहीं करना है ना। एनीवे चलिए, पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका आ गया। अदरवाइज मैं ब्रिगेडियर साहब से उनकी टेक ले लूं। ब्रिगेडियर साहब, क्या इसमें कोई बड़ी बात आ गई कि अगर वाकई मुज़ाकरात की संजीदगी है और हुकूमत भी चाहती है कि मामला आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड मांग रखा है ना, और जब तक बानी पीटीआई से डिस्कस नहीं कर लेते वो रिटर्न प्रोवाइड कर नहीं सकते, तो सर मुलाकात करवा दें, एक आजादाना माहौल में करवा दें जो उनके लिए सूटेबल है, क्योंकि आपको भी पता है कि जेल का माहौल कैसा होता है जहां पर बानी पीटीआई मौजूद हैं। जब भी मेन मुलाकातें होती हैं तो कितनी जो है वो चेकिंग के साथ अंदर भेजा जाता है, और फिर आने के बाद भी कितनी तवातुर के साथ चेकिंग की जा रही होती है। नहीं, देखें जरा, बात यह कि ये देखने की बात यह है कि जेल मैनुअल में क्या रूल्स हैं, और उसमें मे बी अनदर डे और सो दे विल डेफिनेटली गिव हिम अपॉर्चुनिटी कि अपने बानी से मुलाकात करें, किस माहौल में की जाए, कैसी जगह होनी चाहिए, और कितनी लिमिट हम उनको अलाउ कर सकते हैं जी कि आप यहाँ बैठ के बात कर लें, बजाय इसके कि आपके यूनिफॉर्म जो जेल के काम हो वो साथ बैठे हो। लेकिन बेसिकली बात यह है कि इट्स अ लैक ऑफ ट्रस्ट दोनों तरफ से। ना हुकूमत के से कोई ट्रस्ट की बात आ रही है, और ना जो है। अच्छा, आपके नजदीक ये ट्रस्ट कैसे, ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कैसे खत्म हो सकता है ब्रिगेडियर साहब, दोनों सूरतों में, मतलब दोनों फ्रिकैन की तरफ, कि वो ये करे तो ऐसे हो सकता है? आई विश, देखें इसमें ये था, एक तरीका ये था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होते हैं, जो आपने जैसे आज जो कल मीटिंग हुई उसमें जो मुज़ाकरात हुए, ओपनली दोनों साइड एक छोटी छोटी बातें माइनर से इश्यूज कर लेती हैं। कहते हैं जी कि आइंदा जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं, गवर्नमेंट कहती कि जी हम आपको अननेसेसरी हरासमेंट नहीं करेंगे, हम प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, हम आपके लोगों को नहीं उठाएंगे, हम एक और कर सकते हैं कि जो माइनर इश्यूज के जो 144 के तहत अरेस्टेड हैं कुछ लोग हैं, हम उनको रिलीज कर देते हैं। अच्छा, तो दिस कुड हैव गिवन अ गुड जेस्चर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, एंड लाइकवाइज पीटीआई कहती है कि जी बिल्कुल हम जब तक मुज़ाकरात कर रहे हैं। सर वो तो सीबीएम्स है ना, वो तो सीबीएम्स है जिनके हवाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो एलामिया जो कि जॉइंट था, जो कि पढ़कर सुनाया इरफान सिद्दीकी साहब में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी मुलाकात करवा दें मुज़ाकराती कमेटी के। चले उमर अयूब साहब आज कह रहे हैं ना कि हमें आजादाना माहौल फराहम किया जाए जहां पर किसी की निगाह ना हो, नजर ना हो कि हम क्या फैसले लेने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तो वो बात होगी कि दो लोग बैठकर अपने, हाँ जी जी देखें ये ठीक है, कोई हर्ज नहीं है कि अगर हुकूमत इसमें थोड़ा सा एक बेहतर माहौल करने के लिए इजाज़त दे दे मिलने के लिए, नो स्काई विल फॉल, क्या डिस्कशन सीक्रेट बात कर लेंगे, जो बात भी करेंगे वो आके जब मुज़ाकराती टेबल बैठेंगे वहाँ बात यहाँ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और सेकंड मेरे ख्याल में पीटीआई को ये भी चाहिए कि जो अपने गवर्नमेंट को ये फिक्र है कि जो ये कहते हैं ज़ुबानी के जी हम नंबर 1 है कि बानी हमारे जितने असीरान हैं उनको छोड़ दिया जाए, और नंबर 2 है कि जुडिशल कमीशन की बात की जाए। अगर ये बात होती है और हुकूमत कोई बात मानती है तो देन दे कैन हैव अनदर डिमांड कि हमने ये कहा था, तो बेहतर है कि राइटिंग दे नो हार्म, व्हाई डोंट दे गिव इन राइटिंग, ये ले हमारी दो डिमांड है, हम ये चाह रहे हैं इमीडिएटली हमें ये रिलीफ दिया जाए, एंड देन द गवर्नमेंट कंसीडर करती है अपनी लीडरशिप से और आके डिसीजन करते हैं यस और नो, बट व्हाई नॉट टू गिव इन राइटिंग, व्हाट आर द इशू? सर यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा, फिर यही से हुकूमत के बाख्तियार होने का चक्कर है ना सर। यहाँ किस यू टर्न का है सर ब्रिगेडियर साहब? हाँ एक मिनट, किस यू टर्न का? देखें वो ये कह सकते हैं हमने तो 4 बातें की थी, 2 की बानी नहीं, जब राइटिंग होगा तो नोबडी कैन चेंज। ये बात पहले होता ना कि सडनली कोई बात चेंज कर लेते हैं, दुरुस्त है कि वाकई अगर तो 2 डिमांड्स हैं तो वो लिख कर दी जाए, लेकिन
وہ لکھنے کا موقع نہیں آ رہا نا. ماجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یقین دہانے کے باوجود مذاکراتی کمیٹی کی اب تک ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی بانی پی ٹی آئی سے؟ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹ نے کسی طریقے سے تو ختم کرنا ہے نا, کیسے آگے بڑھیں گے پھر؟ جی میری اس حوالے سے ایک غیر مقبول رائے ہے اور وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے دھیما پن, صبر و تحمل بڑے بنیادی جزو ہوتے ہیں. اچھا. اور مذاکراتی کمیٹیوں کے ارکان اس چیز کو سمجھ کر ہی بات کرتے ہیں. اس لیے مذاکراتی کمیٹیوں سے باہر دونوں طرف جو ماحول ہے جس میں سیاسی بیان بازی ہے, گولہ باری ہے, گرما گرمی ہے, وہ اس طرح چلتے رہیں گے. اور دوسری طرف مذاکراتی کمیٹیوں کو اس چیز کا بخوبی احساس ہے, وہ اپنی لائن اینڈ لینتھ کے حساب سے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 3 سال میں ہونے والے واقعات کے بعد ہم کوئی 15-20 دن میں, 1 مہینے میں سارے مسئلے حل کر کے تو مذاکرات جو ہے وہ بخوبی طور پہ ختم ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. سر پھر آپ کے نزدیک کیا ہونا؟ دیکھیں پہلے آپ نے کہا نا 3 سال آپ نے ایک عرصہ تو خود بول دیا, اب وہ 3 سال کو کیا مزید ہم 3 اور سال کھینچنا چاہتے ہیں؟ جی لیکن میرا خیال ہے کہ ان 3 سال کے بعد 1 مہینے میں بھی توقعات وابستہ کرنا درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ دونوں طرف مزاحمتی گروہ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی سمت نہ جائے اور کوئی مثبت پیش رفت نہ ہو. یو میک شیور کہ سر دونوں طرف موجود ہیں یا پھر دونوں راضی ہیں, کوئی اور نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہو؟ میرا خیال ہے اس حوالے سے رضامندی کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ اگر پارلیمان کا فورم استعمال کیا جا رہا ہے, ابھی جس طرح ہم نے یہاں پہ تذکرہ کیا بانی تحریک انصاف عمران خان کی ٹویٹس کا, تو وہ بھی ان کی جانب سے نہیں بلکہ وہ جو مزاحمتی گروہ کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کی جانب سے کی جاتی ہیں, تاکہ تحریک انصاف کا وہ طبقہ کہ جو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہتا ہے, جو دفاعی حکمت عملی کے بجائے جارحانہ حکمت عملی اپنانا چاہتا ہے, ان کو بھی ساتھ مصروف رکھا جائے. سر ہم کسی ان دو ٹویٹس کا تو حوالہ دے رہے ہیں, لیکن ہم اس ٹویٹ کا ذکر کیوں نہیں کر رہے جس میں بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ جس میں انہوں نے امریکہ کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کو نیوٹرل رہنے کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی حل ہونے چاہیے. اگر ہم نیگیٹو کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں پازیٹیو کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. جی یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ دونوں طرف یہ معاملہ موجود ہے. اگر رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں آگے چلنی چاہیے تو ادھر سے خواجہ آصف کا بیان آ جاتا ہے, احسن اقبال کا بیان آ جاتا ہے. تو اس سارے مسئلے کے اندر مذاکراتی کمیٹیوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور وہ بہت بچاؤ سے, احتیاط سے آگے چلنا چاہتے ہیں, اور اس کے اندر وقت درکار ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے مسئلے 1 مہینے کے اندر حل ہو جائیں اور اس کے بعد دونوں فریق بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اور ملک جو ہے وہ اس کے اندر تمام مسئلے ختم ہو جائیں. ٹیکنگ پروسیجر ہے انور رضا سے میں جان لیتی ہوں. انور رضا صاحب بتائے گا کتنا ٹائم لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 3 سال تو حکومت نے, ہم نے, اس عوام نے, پی ٹی آئی نے مل کر بھگت لیے. مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا لمبا اور کھینچے جا سکتے ہیں اس نے؟ اور دوسرا آپ نے مجھے خبر بھی دینی ہے, یہ بتائیے گا کہ جو بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا میں ڈیل کی پیشکش کی گئی منتقل کرنے کے, جس کے حوالے سے آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی بات کی اور علیمین کو بھی انہوں نے کوٹ کیا, اس سے پہلے بھی وہ یہ گفتگو فرما چکی ہیں. سر اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ذریعہ بہت شکریہ. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی نے دھرنا دینا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور بشرا بی بی اس کو لیڈ کریں گے, اور آپ نے دیکھا وقت نے ثابت کیا اور انہوں نے لیڈ کیا. کل میں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور مذاکرات کر رہے ہیں, اور آج آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد یہ کہا کہ علی امین گنڈا پوری آفر لے کر آئے تھے کہ بنی گالا میں ان کو ہاؤس ریسٹ کر لیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہم جو بیک ڈور رابطوں کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں اور انہیں وہی نتیجہ خیز ثابت ہوں گے. جو بات آپ دونوں کمیٹیوں کی کر رہی ہیں یہ دونوں بے اختیار, اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ میری اس بات کو سیکنڈ کریں, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا جس پر بریگیڈیئر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. بالکل ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے, لیکن ہمیں حقیقت سے بھی کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا تھا کہ دونوں جو کمیٹیاں ہیں وہ بے اختیار ہیں, دونوں کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے, اپنی فیس سیونگ کے لیے کیا جا رہا. اب دیکھیے اگر آپ بانی پی ٹی آئی کی ملاقات, حکومت کی کمیٹی اتنی بے بس ہے کہ ان سے ملاقات نہیں کروا پا رہی, اور دوسری بات دیکھیے کہ وہ جو پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی تشکیل دی وہ بھی ریٹرن نہیں لکھ کے دے رہے. وہ کیوں نہیں لکھ کے دے رہے؟ اس لیے کہ جب ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اب آپ دیکھیے ان دونوں کمیٹیوں کا مینڈیٹ دیکھ لیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آگے نہیں چلے گی. معاملہ جو بیک ڈور مذاکرات ہیں جس کو بشرا بی بی
लीड कर रही है बैक डोर पर, वही कामयाब होगी। अब देखिए, मैं एक लॉजिकल बात करना चाहता हूँ, इन दोनों कमेटियों के इख्तियारात और उनके हमने बात तो कर ली। आप मुझे बताइए कि क्या इमरान खान को अगर कोई बात मनवानी है, अली अमीन गंडापुर मनवाएंगे, उमर अयूब साहब मनवाएंगे, गौर साहब मनवाएंगे? नहीं। लेकिन अली अमीन गंडापुर किसी का मैसेज तुम लेकर जा रहे हैं ना, क्योंकि अगर डील की ऑफर हुई है तो ख्वाजा आसिफ साहब तो ऑफर नहीं कर सकते, शहबाज शरीफ साहब भी ऑफर नहीं कर सकते। देन हु इज ऑफरिंग? मैंने तो पहले कहा कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ये बैकडोर राब्तों में मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जाहिर है अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मुज़ाकरात में जो कुछ तय होगा या जो कुछ बात होगी वो लेके बानी पीटीआई के पास जाएंगे। अब इसमें समझने की बात यह है कि देखिए, ये दलील है कि अगर इमरान खान साहब की बात को कोई ओवर रूल कर सकता है वो है बुशरा बीबी, ये सब जानते हैं। अली अमीन गंडापुर ने डिक्टेट नहीं कर सकता, बुशरा बीबी उन्हें डिक्टेट कर सकती हैं। बुशरा बीबी उन राब्तों के नतीजे में उनको कोई बात मनवा सकती हैं, ये तो लॉजिकल बात है। ये जो कमेटियां हैं ये सिर्फ अवाम को और आपको मुझे दिखाने के लिए, मीडिया पर एक डिबेट जनरेट करने के लिए है। बाकी हमारे यहाँ जितनी जमहूरियत और हुकूमतें मजबूत हैं वो हम सब जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा मुझे तो ये भी था, कल हमने इस पर बात की और मैंने तो बड़ी वाशगाफ अल्फाज में कहा कि 13 को ये फैसला आएगा और मैं अब भी इस बात पर कायम। और मुझे तो आज एक और बड़ी बदकिस्मती की बात है अनवर रजा साहब, पहले कहाँ 23 को फैसला आना था, फिर 6 को हो गया, अब 6 को 13 को हो गया। देखिए, फैसला अदालत ने सुनाना है, लेकिन मीडिया के थ्रू ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि भाई अभी भी नहीं होगा तब सुनाएंगे, तब भी नहीं होगा तब सुनाएंगे। तो फिर मतलब ये तो छोड़े कि पीटीआई या गवर्नमेंट के दरमियान क्या एतमाद साजी का फुकदान है। सर, ये जो अवाम है इसका भी तो अदलिया पर एतमाद होना बहुत जरूरी है ना, कि अदलिया के होने वाले फैसले जर्नलिस्ट बैठ के बताएंगे जी ये अभी भी नहीं आ रहा, ये कल आएगा या परसों आएगा तो उसकी हैयत, इसकी नौयत ये होगी। अच्छा, इसकी नौबत क्यों पेश आई है? जरा आप देखिए, जब आप फैसले इस तरह डिले करेंगे और इंसाफ अगर ताखीर से मिलेगा तो उस इंसाफ का कोई फायदा नहीं है। ये डिले क्यों हो रहा है? देखिए, जो मुज़ाकरात बैकडोर राब्ते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये उसी के नतीजे में इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। देखिए, इन दोनों सूरतों में अगर 190 मिलियन पाउंड पर फैसला उनके हक में आता है या खिलाफ आता है, आगे बड़ी अदालतें मौजूद हैं, फिर माजी से इनको लिंक करेंगे कि इस तरह के फैसले जो है वो बड़ी अदालतों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको उड़ा भी सकता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। यह मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में सारी चीजें होती हैं और ये सबको पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अदलिया पर जो अवाम के एतमाद की आपने बात की, अवाम को अदलिया पर जो एतमाद है, वरना वो रैंकिंग में 147वें नंबर पर ना होते। अदलिया अवाम को तो इंसाफ मिलता नहीं है, ये अशराफिया के और बड़े जो ताकतवर तबकात हैं उनके फैसले इमीडिएटली रिजॉल्व होते हैं, हल किए जाते हैं। अदरवाइज आम आदमी 25-30 साल इंतजार करता है। अदलिया पर एतमाद की बात तो छोड़ दीजिए, जितनी पॉलिटिसाइज अदलिया माजी में हुई वो भी आपके सामने है, जितनी अदलिया में रिफ्ट आई वो भी सबके सामने है। तो लिहाजा ये बहुत लंबी तारीख नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। 17 दर्जे अनवर रजा ने अपने को पा देते ने, वैसे वो 130वें नंबर पे है। हाँ, और टोटल 139 ममालिक की फहरिस्त है ये वैसे हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। एक क्विक ब्रेक लेने का वरीन साहब, अनुराधा, क्विक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है आपका कमेंट में। ब्रेक के बाद आके इंशाल्लाह कंटिन्यू करती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, जो सिविलियंस के हो रहे हैं, इसके ऊपर आईनी बेंच आने वाले दिनों में क्या फैसला ले सकता है, क्योंकि जो आज के जो कमेंट्स हैं वो किस हद तक उस फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। आज ब्रेक पर जाने से पहले हम प्रोग्राम में पाकिस्तान की सियासत में अदलिया के रोल और उसके फैसलों के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। और एक वक्त था कि जब हम कहते थे कि अदालती फैसलों पर हम कमेंट ना ही करें तो बेहतर होगा, जब तक अदालतें मुकम्मल तौर पर फैसले को सुना नहीं देती, क्योंकि हर एक एंकर को भी ये डर लगा रहता था कहीं ना कहीं कि शायद तौहीन अदालत की कार्रवाई हम पर ना हो जाए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की अदलिया केसेस को लेकर चल रही है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल केसेस हों या फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल हो या दीगर मामलात हों, ऐसा लगता है कि ये फैसले आने से पहले आवाम को पता होते हैं। आवाम नहीं तो शायद मीडिया वालों को पता होते हैं, मीडिया में भी मखसूस लोगों को मालूम होते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा, आज भी जब सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से आईनी बेंच ने समाअत की तो उसमें जरा मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स जो थे वो मंजर आम पर आए। मैं जरा बैक टू बैक यहाँ पे इसको रिपीट करना चाहूंगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हो तो ट्रायल होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि सिविलियंस की ट्रायल की तौसीक करेगा आईनी बेंच या फिर नहीं? देखें, बेसिकली बात यह है कि जो जजेस होते हैं, मैंने देखा है जब ये ऐसे आर्गुमेंट्स आ रहे होते हैं, दे ऑल गिव कमेंट्स टू गिव अ फीलर टू द लॉयर्स जो उनके डिफेंस प्रोसिक्यूशन होते हैं कि दे व्हाट दे से अबाउट इट। मे बी दैट्स द रीज़न कि वो अपने अपने कमेंट देते हैं और फिर उसके बाद दे एक्सपेक्ट a detailed discussion and arguments on those issues, but they highlight. अच्छा,
लेकिन बेसिकली आई स्ट्रांगली फील कि देखें लिमिटेड लोगों का मिलिट्री ट्रायल जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आइन में मौजूद है, पहले आपके सामने ट्रायल बहुत हो चुके हैं। और उसमें इवन पीटी के गवर्नमेंट में भी तकरीबन 73 लोगों का ट्रायल हुआ था जिनमें मिलिट्री ट्रायल में कोर्ट से सज़ा दी गई थी। क्योंकि देखें अगर ये नहीं करेंगे तो लिटरली फ्री फॉर ऑल कि एवरी टाइम तमाम सिविलियंस विल से ओके वी विल गो टू द मिलिट्री इंस्टॉलेशन, हम जाके वो निशान हैदर की यादगारों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, हम जीएच को भी जाएंगे, आईसी हेडक्वार्टर्स में भी जाएंगे, हम एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन में जाएंगे एंड देयर इज नो चक बिकॉज 10 साल केस लड़ता रहेगा, नथिंग विल हैपन। द मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का मतलब ये है कि लोग ये डरें और देखे इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कि वो दे नोबडी शुड के जल्दी ट्रायल होता है। ये जो आपने जुमला बोला है ना ब्रिगेडियर साहब, तहकीकात के जो तकाजे हैं वो पूरे करते हुए, देखिए जो जहां पे गलत है इस बात को मैं भी इंडोर्स करूंगी कि मुस्तकबिल में ऐसी कोई दोबारा मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए कि आप मिलिट्री तंसीबात को जाके नुकसान पहुंचाएं। वैसे मिलिट्री तंसीबात नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट पर हमला होना चाहिए, ना वज़ीर आज़म हाउस पे, ना पीएम हाउस पे, मतलब तमाम इदारे जो हैं वो क्या कहते हैं एहतराम के लायक है हम पाकिस्तानियों के लिए, वी एज सिविलियंस। लेकिन पॉइंट ये भी पैदा होता है कि जब अगर मिलिट्री ट्रायल्स जिनके हुए हैं, जिनके बारे में फहरिस्तें भी मंजर आम पर आई हैं, सर अगर उन तहकीकात के हवाले से अवाम को भी एतमाद में लिया जाए, जहां से सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या हम इस पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, या जिस तरीके से ट्रायल किया जा रहा है उसकी शफाफियत पे सवाल निशान उठ रहे हैं, सर वो भी तो मंजर आम पर आना चाहिए ना कि क्या एविडेंस थे। देखिए मिलिट्री कोर्ट के जो डिसीजन है, देखें जब ये कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे और जा रहे हैं अपील लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर द डिफेंस लॉयर है ऑल द ये केस की नौयत, केस की डिटेल उसके पास होती हैं, ऑल द डिटेल प्रोसिक्यूशन डिफेंस डिसीजन वट एवर इट इज एंड ही कैन गो कॉनी लॉज इन अपील इन द को हाई कोर्ट, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सेकंड बात ये देखें तमाम उसको हकूक़ हासिल हैं, अपनी सफाई में गवाह पेश करें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आएँ, अपनी सफाई पेश करें, डिफेंस का लॉयर करें। सिर्फ फ़र्क ये कि उसके पास एक जज, एक बोर्ड होता है, एक केस होता है। जहाँ एंटी ट्रायल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में 20-25 केस होते हैं, एक केस की बारी 2 महीने बाद आती है, उसको 10 साल लगते हैं, ये 3 से 6 महीने में केस फाइनल कर देते हैं। दैट इज ओनली डिफरेंट। लेकिन डेटरेंस इज मस्ट, ठीक है, वरना यकीन करें आज नहीं तो कल और ज्यादा केसेस होंगे। 26 नवंबर कभी भी ना होता अगर ये इस तरह के पहले डिसीजन हो गए होते, लोगों को थोड़ा सा डर होता कि हम आइंदा करेंगे। वैसे आई मस्ट से कि 26 नवंबर को क्या हुआ, मतलब मेरे लिए भी एक मौमा है, क्योंकि जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा, जिस तरीके से रिपोर्टिंग होती रही, और वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो क्या ही रिपोर्टिंग होनी थी, सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर सहाफ़ी हैं उनसे रब्ता हुआ, और पर्सनली फ़ोन करके मैंने खुद भी लोगों से बातचीत की, तो वहाँ पर तो ये नज़र आता है कि जो दूसरा फरीक था ना, जिसमें आम पाकिस्तानी शहरी मौजूद थे, ज्यादती वहाँ पर हुई है। लेकिन माजिद निज़ामी साहब, सवाल मेरा ये भी है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हमने देखा कि इसके ऊपर आलमी बिरादरी के एतराज़ात बहुत मंजर यहाँ पर आए। यूके, बरतानिया की गवर्नमेंट ने भी कहा, अमेरिका की तरफ से भी ये आवाज़ें उठी, इसके अलावा भी चंद एक और ममालिक की तरफ से भी गुफ्तगू, यूरोपियन यूनियन ने भी इस मामले में ख़त लिखा। सर इन एतराज़ात के बावजूद आपको क्या लगता है कि आईनी बेंच का फैसला क्या होगा? जी, मिलिट्री ट्रायल का जो मसला है उसका मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ से या मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बुनियादी तौर पर निज़ाम इंसाफ के अंदर ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का एक सिस्टम है उसके ऊपर एक हमेशा बहस रहती है कि उसके अंदर शफाफियत का अंसर जो है उसको किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है। और इस हवाले से जो कंसेंसस है पूरी दुनिया में उसमें इस चीज़ से गुरेज का रास्ता ही इख्तियार किया जाता है। अब तहरीक इंसाफ और 9 मई का जो एक स्पेशल केस है उसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्या आप पॉलिटिकल वर्कर्स को दहशतगर्दों की तरह डील कर सकते हैं या नहीं। उनका जो हीनियस क्राइम है उसकी इंटेंसिटी को देखते हुए आप जब उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाते हैं तो उसमें पहला कदम तो ये है कि आप अपने अदालती सिस्टम पर, अपने जो आला अदलिया के साथ साथ जो आपका बुनियादी अदलिया का निज़ाम है उसके ऊपर भी अदम एतमाद करते हैं। उसकी बुनियाद पर ही इस्टेब्लिशमेंट, चूँकि अवाम तो पहले ही उस निज़ाम को भुगत रहे हैं जिसके अंदर तारीख पे तारीख पड़ती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को पहली दफ़ा इस दर्द का एहसास हुआ है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में क्या नकाइस हैं। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ का और 9 मई का ये जो मामला है
یہ ٹیکنیکلی اس چیز کو میرا خیال ہے دیکھنا ضروری ہے، اور آئینی بینچ بھی انہی نقطوں کو دیکھے گا. اس میں شخصیات یا واقعات میرا خیال ہے اہم نہیں ہیں، وہ پروسیجر، وہ سسٹم اور اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں، اور اس کو دیکھ کے ہی پھر آئینی بینچ کی جانب سے کوئی فیصلہ آنا چاہیے. صحیح. اچھا انور رضا صاحب، کسی بھی ادارے کی نیت پر کبھی میں یہ کہوں گی کہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے انویسٹیگیٹ کرنا یا حالات حاضرہ کے مطابق سوال کرنا میرے خیال سے ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی دباؤ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی عالمی دباؤ کی اثنا میں جہاں پر باتیں ہو رہی ہیں، ٹویٹس چل رہی ہیں، وہیں پر چیف آف آرمی سٹاف، آرمی چیف جو ہیں وہ بھی ایک بڑا دل کھول کر ایک بڑا بہترین فیصلہ لیتے ہیں قوم کے مستقبل کے لیے، اور ہم نے دیکھا کہ 19 ملزمان کو رہائی دی جاتی ہے. تو سر اگر ہم اس پازیٹیوٹی کو دیکھیں تو کیا ایسا لگ سکتا ہے کہ آنے والا جو آئینی بینچ کا فیصلہ ہوگا وہ سویلینز کے حق میں ہوگا اور ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا؟ اس تو بعد رہا ہونے میں کی کیتا سی انہوں نے نا. دیکھیے آئینی بینچ کا جو آپ نے دیکھا تھا، جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے انہوں نے ایک مشروط پہلے بھی فیصلہ آیا تھا ان کا سامنے، اور اس کے بعد یہ دیکھیے انصاف کے اگر تقاضے پورے کرنے ہیں تو رائٹ آف اپیل تو ہے ہی ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے شاید ملٹری کورٹس اور جن لوگوں کو رہا کیا، ایک تو گڈ ول جسچر تھا اور شاید ان کو بیلنس کرنے کے لیے کیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، ملٹری کورٹس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو یہ بات درست ہے، وہ ایویڈنس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا مختلف ہائی کورٹس میں اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور جو مخالف وکیل ہوں گے وہ اس کی دھجیاں بھی اڑائیں گے. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اگر آپ کے پاس پراسیکیوشن کمزور ہے، ایویڈنس نہیں ہے، تو عدالتوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اسیران کو رہا بھی کیا، اور بلکہ جگ ہسائی ہوئی حکومت کی بھی پراسیکیوشن کمزور ہونے کی وجہ سے. اس کی کئی نظیریں موجود ہیں. اور اگر ماضی کی بات کریں تو ماضی میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے ملٹری کورٹس میں سزائیں ہوئی ہیں، سویلین کا ہوا ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا چلا آیا ہے. لہذا اس پر جو عالمی دباؤ کی آپ بات کرتی ہیں، اسی لیے اس دباؤ کے نتیجے میں یا پھر اس دباؤ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو لوگوں کو چھوڑا گیا ہے وہ گڈ ول جسٹس تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. لیکن اگر آپ عدلیہ پر کیا اگر یہ فیصلہ عالمی دباؤ کے پریشر سے پہلے ہو جاتا تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آج ہمیں یہ سوال کرنے کی نوبت نہ پیش آتی؟ یس اور نو، تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. جو عالمی دباؤ کی آپ بات کرتی ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان میں یا کمزور ممالک میں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کچھ فیصلے لازمی نہیں کہ آپ عالمی دباؤ کے نتیجے میں اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. یہ آپ نے اداروں کو بچانے کے لیے، عوام میں اپنے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. آپ کو ممکن ہے کہ یہ اس طرح کا فیصلہ عوام کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے کیا گیا ہونا بھی چاہیے. رضی صاحب، آپ کی اجازت سے میں اگر مجھے کوئک بریک لینے کا کہا گیا تو میں انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کا یہی کامنٹ کنٹینیو کروں گی. ذرا بریگیڈیئر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان سے جان لوں. بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس معاملے پر؟ ذریعہ میں یہ کہنا چاہ رہا، دیکھیں عالمی دباؤ ادھر کدھر ہے، غزہ کے اندر عالمی دباؤ لیبنان میں کدھر ہے، ابھی سیریا میں کیا ہوا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیں ملک ہمارا سوورن ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک سچ پریشر. ہمیں آپ یہ بتائیں، جب آپ دہشت گردوں کو سزائیں دی گئی تھی جو 2014 میں اے پی ایس کے بچوں کو، اس وقت بھی عالمی ان کو تھی، اور ابھی سزائے موت لوگوں کو دیتے ہیں، ان پہ عالمی پاکستان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. واٹ انڈیا از ڈوئنگ کشمیر، یا یہ چیزیں جو یہاں عالمی دباؤ کہیں نظر نہیں آتا. سو وی شوڈ بہیو لائک اے اسٹرانگ اسلامک نیوکلیئر sovereign country. This is the time we must tell the world we take our decision as per ملک کے آئین و قانون کے مطابق، اور ہماری ہمارے سپریم کورٹ نے اس کو الاؤ کیا ہے. I think this is a big stand we should take on these things. ٹھیک ہے. رضی صاحب، کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ آئینی بینچ کے فیصلوں کا ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے چونکہ کوئی 15 سال کورٹ رپورٹنگ بھی کی ہے، تو اس لیے میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ زیر سماعت مقدمات کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ میں نہیں کروں گا، تاکہ میں کل کو جو نوٹس آئے تو میں کہہ سکوں کہ جی میں نے نہیں کیا تھا. لیکن کتنوں کو نوٹسز آگے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ 22 کا فیصلہ 6 کو، 6 کا فیصلہ 13 کو. مینوں ہی آندا 3 آئے ہو پے نے تے میں چوتھا نہیں وصول کرنا. لیکن ایک دو چیزیں میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں، اور اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ رپورٹنگ کے دوران یہ بات ہم نے
जजेस से चैम्बर में बैठ के सीखी कि अगर किसी को रिलीफ देना हो तो वो ये वाला फैसला होता है, मतलब कि बहुत जल्दी लिखा जाता है। लेकिन जब किसी को पेनलाइज करना हो, सजा देनी हो, तो उसके लिए फिर जज को आर्गूमेंट को कानून के साथ वीव करना पड़ता है और वहां से फिर रिजल्ट ड्राइव करके अपना जो उसकी सजा होती है उसको करना पड़ता है। जो आपने बात की ना, एक मिनट रजी साहब, आपने कहा ना कि जब सजा देनी हो किसी को या किसी को वो करना हो, मेरी बात पूरी हो, जी जी मेरी बात पूरी हो जाने थे ना। अब ये मैं एक ऐसे जज की बात कर रहा हूं जो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके वो रिटायर भी हुए। अच्छा, अब अगर इस बात की बुनियाद के ऊपर हम यहाँ पे बैठ के ये फैसला कर दें कि जनाब ये केस पहले ही तयशुदा था कि सजा होनी है, ऐसा नहीं होता। इसी तरह जज साहिबान ड्यूरिंग हियरिंग, समाअत के दौरान ऑब्जर्वेशन जो देते हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देते हैं। ये वाला ट्रेंड जो था ये साकिब निसार साहब ने तब्दील किया था कि वो अदालत में बैठ के बड़के लगाते थे, लोगों की इज्जतें उछालते थे और लोगों को गालियां देते थे, उनके मुख्तलिफ नाम डालते थे, उनको बैड नेम से कॉल करते थे। इसलिए अदरवाइज नहीं, उन्होंने नहीं किसी को कहा, लेकिन अदरवाइज जो है आप बैलेंस ना करें। तीसरी बात जो आपने तीसरी बात यह है कि आर्मी चीफ जो है वो सहाफी नहीं है कि उन्हें बैलेंस करना पड़े, वो आर्मी चीफ है। अदारों की नीयत नहीं होती, अदारों की पॉलिसी होती है जो वो डिक्लेयर करके उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं। या हम जैसे जो सामीन होते हैं या जो नाजरीन होते हैं वो अदारों की मुख्तलिफ पॉलिसीज या हरकत व सकरात से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि अदारा इस मौजू पे ये कर रहा है और ये है कौमी मफाद और इसके लिमिट्स के अंदर हमें अपनी सहाफत को लेकर चलना है। तो मैं भी यही अर्ज कर रही थी कि जो कौमी मफाद में लिए गए फैसले हैं, हाँ। अगर वो वक्त गुजरते बर वक्त अंदाज में ले लिए जाएं तो शायद आज मैं या अनवर रजा बैठकर ये गुफ्तगू ना फरमा रहे होते, ना सवाल उठा रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। कुछ अहम फैसले, कुछ राइट साइजिंग के मामला चल रहे हैं वफाकी काबीना में, किस हद तक ये राइट साइजिंग होने जा रही है, इसका आवाम को क्या फायदा होगा। विल टॉक अबाउट इट, स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मामलात की तरफ अगर हम लोग नज़र दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ राइट साइजिंग की तरफ बढ़ रही है, कुछ ऐसे फैसले कर रही है कि जिससे जो अखराजात हैं उनमें कमी वाक़ हो सके। और आज वज़ीर ख़जाना की भी गुफ्तगू में सुन रही थी, इसमें उन्होंने कहा कि वफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद आधी और 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कुछ वफाकी काबीना में नई जो ओहदे हैं उनके लिए भी कुछ लोगों के नाम जो है वो मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, जिसमें तौकीर शाह साहब हैं, तारिक फजल चौधरी साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं। मुमकिन है कि कुछ और लोग भी शामिल हो। तो फिर ये राइट साइजिंग का मतलब मैं गलत समझ रही हूँ या फिर जो वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। रिजवान रज़ी साहब, हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दामात 30 जून तक मुकम्मल करेंगे, ये आज वज़ीर ख़जाना साहब की स्टेटमेंट थी। एक तरफ 80 इदारों की तादाद आधी और 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म है, दूसरी तरफ वफाकी काबीना का हुजूम भी बढ़ाया जा रहा है। सर, आप यहाँ से निकालें या वहाँ से निकालें, कहते हैं कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े, हम कह सकते हैं कि इन मामलात में बात एक ही है। देखिए, बात ये है कि ये जो वज़ीर ख़जाना साहब ने गुफ्तगू की है ये उन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर मुश्तमिल है जो IMF के साथ डील करते हुए हमने लिख के दी हुई हैं और जो आप IMF की वेबसाइट पे लेटर ऑफ इंटेंट के तौर पे आज भी डिस्प्ले हैं और सामीन में से, नाजरीन में से और आप जो भी चाहे वो जाके उनको देख सकता है। IMF जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए वो जो लेटर साइन होता है हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ उसको जारी करता है। तो उसके अंदर ये हमने लिख के दिया हुआ है कि हम ये जॉब्स जो हैं फेडरल लेवल, जब हमने डेवोल्यूशन कर दिया वो महकमे सूबों में कायम हो गए, तो अब उन महकमों का वफाक के अंदर उसी तरह बरकरार रखा जाना उसकी कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं निकलती। सर, अच्छा मेरी रहनुमाई के देखें, एक तरफ तो वो असामी है ना जिनको हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना, माइनस प्लस करके कुछ ना कुछ 40,000 से होने वाली शुरू नौकरियां होंगी जो कम से कम 1.5-2 लाख तक भी जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम काबीना का जब बढ़ता हुआ हुजूम देखेंगे तो आपको पता है कि वहां पर काबीना के मेंबर को मिलने वाली जो तनख्वाह है और उससे अलग जो उसको मिलने वाली फैसिलिटेशन, मतलब जितनी भी उसको जिस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है सर, वो चीजें, वो अलाउंसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
तो मैंने इसको कब जस्टिफाई किया? नहीं, मैं सिर्फ अपनी रहनुमाई की हाँ, आपसे नहीं, मैं तो यही अर्ज कर रहा था कि ये उन्होंने कोई इस कैबिनेट एक्सपेंशन के हवाले से बात नहीं की वजीर खजाना साहब ने। वजीर खजाना साहब ने तो उस कंडीशन की बात की है जो IMF को उन्होंने लिख के दी हुई है, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड यही बातें करते रहना। और ये बात, अब सवाल पैदा होता है, ये बात इस वक्त करने की जरूरत क्यों पेश आई थी? इस वक्त करने की जरूरत ये पेश आई थी कि ये 3 नाम जो हैं, ये और इसके अलावा कोई 1-2 और नाम भी हैं, इनको इंक्लूड किया जा रहा है। वो मतलब चूंकि तशकीक है, मेरा ख्याल अनवर रजा बता देंगे, तो इनको इंक्लूड किया जाना है। तो जब इनको इंक्लूड किए जाने की बात हुई है 3 या 5 लोगों को, तो उसके ऊपर एक शोर बरपा हुआ। अब जाहिर है वो जो मीडिया के ऊपर शोर है, वो किसी और ने भी सुना होगा, IMF का भी कंट्री डायरेक्टर होता है, वो भी नोट्स लेके बैठा होगा। तो मुझे लगता है कि उसको कवर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। अदरवाइज तो हमें ये बताया जाना चाहिए था कि इतने महकमे हमने खत्म कर दिए हैं, इतनी जॉब्स खत्म कर दी हैं, इतने मुलाजमीन कामयाबी से फारिग कर दिए हैं। यहाँ पे तो P&D डिपार्टमेंट जो था उसके मुलाजमीन ने जाके धरना दिया, ट्रैफिक रोकी, और उस महकमे का जो खात्मा है उसके अंदर फिलहाल तात्तुल आ गया है। तो मेरा मतलब है कि इसलिए इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझा जाए बजाय इसके कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है अनवर साहब, वो 3 नाम तो मैंने बोले हैं, जो चंद 2-1 नाम है, अगर आपके पास खबर है तो आप मुझे बता दीजिए वो 4-5 लोग कौन से जो नेक्स्ट कैबिनेट के मेंबर हो सकते हैं। दूसरा ये भी कि UAE की कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानी करवाई गई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये गुफ्तगू भी फरमाई। मुझे ये बताइएगा उनकी इस गुफ्तगू को, ऐसी यकीन दहानी को हम मुल्क की मुआशी तरीके से जोड़ सकते हैं? कोई है इसका कोई तोड़ जोड़, आपस में कोई तालमेल? ज़रियाब, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है उसमें हनीफ अब्बासी, सरदार यूसुफ को अगर शामिल कर ले, वो भी कैबिनेट का हिस्सा होने जा रहे हैं। और एक और नाम वो जब हो जाएगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मैं आप भी मुझे मैसेज कर रहे हैं। वो बिल्कुल करूंगा। आप समेत रजी साहब भी हैरान होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा हुकूमत की बेबसी नहीं होगी। और वो जब होगा मैं आपको नाम मैं दूंगा दोनों को, और जब होगा फिर हम ऑफ कैमरा नहीं ऑन कैमरा इस पर बात करेंगे। खैर, अब आपने जो बात की, देखिए, अगर जो प्राइम मिनिस्टर ने एक राइट साइजिंग के लिए एक कमेटी बनाई थी, उसकी तमाम सिफारिशात पर अमल दरामद होता तो हम मानते हैं कि हुकूमत की नीयत बहुत अच्छी थी। ना ये कैबिनेट में की तादाद में इजाफे के इम्कानात हम सुन रहे होते, देख रहे होते, और ना ही हम वजारतों में राइट साइजिंग देख रहे होते। देखिए, जो उस कमेटी की सिफारिशात थी जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी, उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो हुकूमती अखराजात है, वज़रा को जो मराहत मिलती हैं उनको कट साइज किया जाए, उनमें कमी लाई जाए। वो तो नहीं लाई गई। आपने, चले अच्छी बात है, इदारों में अगर राइट साइजिंग करना चाहते हैं, इसको अपोज करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए क्यों करेगी, ये एक उनके दरमियान झगड़ा चल रहा है कि जो उन्होंने बहुत ज्यादा इदारों में भर्तियां की हुई हैं जो हमारे इदारों की तबाही का बायस बने हैं। आप स्टील मिल देख लीजिए, आप PIA देख लीजिए कि जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां पर 100 लोग मौजूद है। अब जो 9 वजारतें हैं उनमें से जो अमूर कश्मीर है, उसको अमूर कश्मीर गिलगित को जम कर दिया जाएगा वजारत सैफरान में। IT में उसके ज़ैली इदारे खत्म किए जा रहे हैं। से तो अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इस तरह बहुत सारे ऐसे शोबे हैं। और तीसरे मरहले में जो है फेडरल एजुकेशन है, इत्तलात है, खजाना है, और पावर डिवीजन है अमूर कश्मीर और गिलगित का, मैंने आपको पहले बताया। कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन और जो डेवलपमेंट डिवीजन है उसको खत्म किया जाएगा। तो इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन अच्छा ये होता कि हुकूमत सबसे पहले ये जो क़ायदे ज़वाबित है खुद पर लागू करती, तो आवाम ये कहने पर हक बजानिब होती कि हुकूमत ने बड़े अच्छे मैयर दिए हैं और अपने जो खराजात हैं उनमें कमी लाई है, ना कि इन मुलाजमिन को निकालने से। आप देखिएगा कि फिर हंगामा होगा, लोग सड़कों पर निकलेंगे, इसको पोलिटिसाइज किया जाएगा, पीपल्स पार्टी की तरफ से आवाजें आएंगी। लिहाजा हुकूमत को अगर अपने खराजात कम करते, गाड़ियां नहीं ना खरीदते, अपनी मराहत में इजाफा ना करते तो बेहतर होता। ठीक है। अच्छा मजीद साहब, सभी जितने भी 5 नाम अभी अनवर रज़ा ने गिनवाए हैं, और एक तो नाम भी उन्होंने बड़ा सीग़े रास में रखा हुआ है सर, ये पांचों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है। अब 6 हो गए, वो तो अभी सामने नहीं ना आया, छठा नहीं आया, लेकिन 5 पूरे हो गए। अच्छा, और कह रहे ये हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो चूंकि अपोजिशन का किरदार निभा रही है तो इसलिए वो लिहाजा इसको अपोज करेगी। सर, एक तासुर ये भी मिलता है कि PM का अपनी कैबिनेट पर इख्तियार नहीं है कि उन्होंने किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है, लेकिन ये जितने भी नाम है इनका तो सरीहन ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से हमें राइट साइजिंग की पॉलिसी और कैबिनेट एक्सपेंशन को बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि दोनों के फैक्ट्स बहुत डिफरेंट हैं। और ये एक जज्बाती बयानिया तो हो सकता है कि जी मुल्क के बोझ में उससे इजाफा होगा,
ऑप्टिक्स का मसला भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा इस वक्त एक टाइटैनिक की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसमें हुकूमत को तकरीबन 35,000 अरब रुपए का ये एक ढांचा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, और उनको चलाना मेरा ख्याल है एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए IMF की इस बात से बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मुत्तफिक होना चाहिए कि ये वो एक ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत या वो ढांचा जो है वो मुश्किलात का शिकार है, और कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। पहले सियासी हुकूमतें इसलिए नहीं कर पाती थी कि एहतजाज, हड़तालें, मुजाहरे हो जाते थे, लेकिन अब चूंकि हमारे पास बैरूनी दबाव है, मजबूरी है, जेब भी खाली है, तो इसलिए ये सारे इक़दामात बिल्कुल होने चाहिए, और हुकूमत को इस ढांचे के हवाले से बिल्कुल स्ट्रेटेजिक इक़दामात लेते हुए इसको बिल्कुल हल्का फुल्का रखना चाहिए, और इसके अंदर जितनी भी पॉलिटिकल भर्तियां हैं उनको मेरा ख्याल है ख़त्म होना चाहिए, और यही वे फॉरवर्ड है। लेकिन जब हम इसको कैबिनेट एक्सपेंशन से मिलाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि वो उसका एनालिसिस करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो आप कहने की कोई कंपैरिजन उस तरीके से हम इसका ड्रॉ नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब, जब आलमी दबाव मौजूद हो, जब जेबें हमारी खाली हो, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान देना कि रवा माह $2 अरब रूल ओवर करने का फैसला किया गया है, सर ये फिर हमारे लिए अच्छी खबर हुई, या हम इसको किसी और तनाजुर में देखें कि मतलब हम गिरते पड़ते रहते हैं, चलने कोई ना कोई एक सहारा मौजूद है, लेकिन फिर भी मौशी तरक्की से तो नहीं छोड़ा जा सकता? देखें, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, इसलिए रोल मीन के पैसा आपके बैंक में पड़ा रहेगा, डॉलर आपके पास पड़े रहेंगे, दैट्स द एंड ऑफ इट। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर ये बातें हैं तो ये ऑस्टेरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप। आपने पंजाब असेंबली में कितने % MPs की, जो इतने कोई तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कितनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं मिनिस्टर्स, उसके बाद आप एक्सपेंशन करें, आप एग्जाम्पल तो सेट करें ना। आपने प्राइवेटाइजेशन में क्या किया, आपने PI की बात की, प्राइवेटाइजेशन की फिजल्ट आउट हो गई बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ गई। अभी दो दिन पहले आपने देखा होगा कि ये जो इस्लामाबाद पोर्ट को एयरपोर्ट को आउटसोर्सिंग का, जी आई मीन एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने, वर्ल्ड बैंक ने आके उसको असेस किया कि ये 46% गवर्नमेंट प्रॉफिट लेगी, सोचे समझे बगैर उसको आपने 56 कर दिया, और वो अब जो बाहर से फॉरेनर से उन्होंने 47% दिया। तो ये चीज़ें कौन करता है? देखिए, somebody has to be identified for these things। ये दुनिया में कहीं एग्जांपल नहीं होते हैं, कितना प्रॉफिट आप सोचे बगैर कर देते हैं, और इसकी मतलब है कि दिस फाइलर्स दे डोंट वांट इट। तो उसके साथ आपने ब्यूरोक्रेसी में क्या, आपने कोई पक्स एंड प्रिविलेज कम किए, नॉट से पे एंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, 6 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ, पेट्रोल एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेक्टिव होते हैं, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपने अपने बड़े एंटोराज देखें को फ़र्क पड़ा, आपने उसके बाद डेवलपमेंट फंड में दबा के पैसा दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आप अपने घर को सीधा करने के लिए डोंट हैव टू गेट एनी डिक्टेशन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक IMF, आपको खुद ऑस्टेरिटी ड्राइव करनी चाहिए। पता चले कि आप ऑनेस्टली कर रहे हैं। 1.5 साल में हमने क्या कि एक चीज़ को प्राइवेटाइज कर सकें। आप स्टेट कॉरपोरेशन के ऊपर 1 साल में 1000 अरब रुपया स्पेंड करते हैं इन स्टेट कॉरपोरेशन चलाने के लिए, PIA, स्टील मिल, रेलवेज को, कोई कम किया हमने? ये चीजें हमें करने की। ये आप कह रहे हैं रोल ओवर मींस इट्स ओनली केप्ट इन द बैंक टू शो दैट यू हैव मोर डॉलर्स इन द अकाउंट, दैट्स द एंड ऑफ इट। सो वी कैन सी इट कि बहुत ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, कभी स्टॉक एक्सचेंज का फराटे मारकर आसमान की बुलंदियों को छूना, कभी इस किस्म की मामलात की स्टेटमेंट्स मंजर आम पर आना, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल निशान है। लेकिन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक और PM साहब ने दी। उन्होंने कहा कि जब तक बिजली की कीमत कम नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। बिजली की कीमत कम करने के 2-3 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। रवा हफ्ते एक और मीटिंग करके ऑप्शंस को आगे लेकर बढ़ेंगे और IMF के पास भी जाना पड़ेगा। हम कुछ माइनस करें या प्लस करें कीमतों में, डेफिनेटली हमें IMF से तो नेगोशिएट या डिस्कस करना पड़ेगा। मुख्तसर से कुछ सेकंड्स है मेरे पास। जी साहब, मैं आपको क्विकली कमेंट लेना चाहूंगी क्योंकि आपकी बीट रही, आप इसे कवर करते रहे हैं। आपको लगता है कि बिजली की कीमतों में कोई कमी आ सकती है? देखिए, हुकूमत ने नेगोशिएशन तो की है और नेगोशिएशन करके बहुत सारे IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी भी की है, लेकिन फिर ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि ये सिर्फ 15% है टोटल। 40% हुकूमत ओन करती है और 40% चाइनीज ओन करते हैं और 45% हुकूमत खुद ओन करती है। जब तक इन 85% को हम डाउनवर्ड रिव्यू नहीं करेंगे तो 15% के साथ आप
नेगोशिएशन करके कितना का रिलीफ लोगों को दिलवा सकते। ठीक है, लेट्स सी कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या फैसला करती है। अब वी जस्ट होप कि जिस वक्त डिसीजन मेकिंग हो हमें जरूर डिस्कस करें, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर मानना यह है कि हम लोग घरेलू सार्फिन के बजाय अगर कमर्शियल सार्फिन को यहाँ पर थोड़ी सी प्रायोरिटी दें, यानी कि गवर्नमेंट दे, तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कारोबारी जो मामलात हैं अगर वो बेहतर तरीके से चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो अपना किरदार मुल्क की इकोनॉमी में प्ले करते हैं वो ज़रा ज़्यादा सूटेबल और बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।